आप अपनी संस्कृति में जाएं, आप देखेंगे कि देवता लोग सब आंख बंद करके पालथी मार के ऐसे बैठे रहते हैं। वो ऐसे क्या करते रहते हैं? ये पूरी दुनिया जो सांस्कृतिक दुनिया है, इसको स्त्रियों ने बसाई है, इस खूबसूरत सी दुनिया को। एक किसान के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले पटना में स्टोरी मास्टर के नाम से मशहूर रत्नेश्वर सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको कई पुस्तकों के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से पुरस्कार मिला है, तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको मतलब कौन कौन सी किताबों के लिए अब तक मिल चुका है? नहीं, वो तो एक किताब जो मीडिया पर आई थी, तो वो पुरस्कार ही है मीडिया के लिए, और वो पुरस्कार मीडिया साहित्य पर मिला था, मतलब पत्रकारिता साहित्य पर मिला था वह पुरस्कार। और वो भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार है, जो भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो वही पुरस्कार मिला था मुझे। सर, अभी हाल ही में आपकी एक और पुस्तक आई है जो प्रभात प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित हुई है, जिसका नाम महायुग उपन्यास त्रय, यानी इसके और भी पार्ट्स आएंगे, जिसका पहला पार्ट हाल ही में अभी लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है 32,000 साल पहले। तो सर, आप इस किताब को लिखने की आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? एक वीडियो क्लिप देखा था मैंने, 2012 की बात है, हिस्ट्री चैनल का था वो, जिसमें अमेरिकन वैज्ञानिक और भारतीय वैज्ञानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और टेबल पे सामने बहुत सारा सामान रखा हुआ है पुरातत्व के समय का, पुराने समय का, जिसके बारे में अमेरिकन वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि ये 32,000 साल पुराना हो सकता है। तो ये जो वीडियो हमने देखा, ये जो वीडियो क्लिप देखा हिस्ट्री चैनल का, वहाँ से मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि अगर 32,000 साल पहले किसी तरह की संस्कृति थी जिसके सामान सामने दिख रहे हैं टेबल पे, तो निश्चित तौर पे एक सभ्यता रही होगी और एक अच्छी संस्कृति रही होगी। तो हम उसकी पड़ताल करें, उसको ढूंढें और उस पर रिसर्च करें, जिससे कि हम उस समय की कहानी लोगों को बता पाएं। तो ये आइडिया दरअसल उसी क्रम में आया जब हिस्ट्री चैनल वाला जो वीडियो हमने देखा, उसी का ये आइडिया है। अच्छा सर, आपकी किताब का नाम है 32,000 साल पहले, तो ये 32,000 उसका क्या वो था इस नाम को रखने का? 32,000 मैंने बताया ना अभी कि वो अमेरिकन वैज्ञानिक और भारतीय वैज्ञानिक बैठ कर बता रहे हैं कि ये सामान जो है वो 32,000 साल पुराना हो सकता है। तो वो जो क्लिप था वही मेरे लिए इस पूरे उपन्यास का मोटिवेशन बना, इंस्पिरेशन बना कि अगर 32,000 साल पहले की कोई चीज़ है, इस तरह की सांस्कृतिक चीज़ है, तो निश्चित ये बहुत अच्छी संस्कृति रही होगी, सभ्यता रही होगी। तो ये कारण बना इस विषय पर मुझे काम करने का। सर, आपकी किताबों में नायिका का रोल हमेशा से बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है, तो सर इस किताब में जो आपकी नायिका है उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, इसमें जो जो नाम आप देख रही हैं, महायुग, तो युग नायक का नाम है और महानायिका का नाम है। तो हमारी नायिका इसमें भी बहुत स्ट्रांग है और मैं इसके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ मेरे इस उपन्यास में कि नायिका जो है, ये जो सांस्कृतिक दुनिया आपको दिखती है, पूरी दुनिया, ये पूरी दुनिया स्त्रियों ने सजाई है। ये पूरी दुनिया जो सांस्कृतिक दुनिया है, इसको स्त्रियों ने बसाई है, इस खूबसूरत सी दुनिया को। तो इसलिए मेरी नायिका हमेशा बहुत स्ट्रांग रहती है। आप ये तो होमोसेपियंस की कहानी है मूल रूप से, लेकिन अगर होमो इरेक्टस वगैरह की भी पड़ताल करें, आप उसके बारे में भी जानकारी हासिल करें, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे भी महिलाएं, स्त्रियाँ काफ़ी स्ट्रांग हुआ करती थी। तो अगर हमारे पुरातन में, हमारे बनने के समय में अगर स्त्रियां इतनी स्ट्रांग थी, तो हमें आज की स्त्रियों को भी स्ट्रांग दिखाना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा अपने उपन्यास में, चाहे वो कोई और दूसरा भी जो उपन्यास मेरा आया, रेखना मेरी जान और एक लड़की पानी पानी, जो दूसरे उपन्यास आए हमारे, उसमें भी मेरी नायिका बहुत स्ट्रांग है और इसमें भी मेरी नायिका बहुत स्ट्रांग है, जिसका नाम महा है। सर, जैसे हमने अब तक सिर्फ 4 युगों के बारे में ही सुना है और आपकी किताब में ये एक अलग ही युग के बारे में बताया गया है, महायुग। तो सर, ये महायुग में है क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की बात हम लोग करते हैं। तो सतयुग में जब आप देखेंगे
सत्य हरिश्चंद्र के बारे में कहानी है और भी बहुत सारी कहानी है उसमें। तो देखेंगे आप कि एक बनी बनाई संस्कृति आपके सामने पेश होती है कि सत्य बोलना चाहिए जैसी संस्कृति। तो इस संस्कृति के बनने के पहले जब संस्कृति नहीं थी, तब जब वो बनना शुरू हुआ, जब उसका बीजारोपण हुआ, तो वो कौन सा समय था और वो कैसा था। जैसे इसी उपन्यास में हमने दिया है कि बांसुरी उस समय बजाई जाती थी और वो चिड़ियों की हड्डी की बनी हुई थी और वो बांसुरी मिली है जिसका फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जांच हुई है। तो बांसुरी 32,000 साल पहले अगर बजाई गई तो वो संस्कृति थी वहाँ, इसलिए मैंने यहाँ पे भी उन चीज़ों को शामिल किया है, इस तरह से पेश किया है। ओके सर, मतलब इस किताब के अभी फिलहाल एक ही पार्ट आया है, ठीक है, तो उसमें और जो 2 नई और आएंगी किताबें, सर उनमें मतलब किस किस चीज़ों के बारे में आप बताएंगे? हमारे पाठकों को ये जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। हाँ, आपके उस सवाल में एक और चीज़ छूट गया था, तो फिर ये महायुग जो है वो क्यों है? तो उसके पीछे का जो युग है, उसके पहले का जो युग है, संस्कृति के बनने के पहले का जो युग है, वो महायुग है जहाँ हर चीज़ की नींव रखी जा रही थी। तो उस संस्कृति की नींव रखने वाले समय को मैंने महायुग कहा है उस सेंस में। वैसे मेरे नायक और नायिका का नाम ही महा और युग है, तो वो तो है। और जो आपने अभी दूसरा सवाल जो पूछा कि इसके बाद जो उपन्यास आने वाला है वो क्या है, क्योंकि ये त्रयी है, ट्रायोलॉजी है, तो त्रयी में पहला उपन्यास तो 32,000 साल पहले है। जानबूझ के हमने टाइम को सामने रखा, इसका शीर्षक ही टाइम बनाया कि पाठक जो हैं वो समझ पाएं कि ये कब की कहानी है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 32,000 साल पहले की बात है। दूसरे में मैंने लिया है क्योंकि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा सबसे कोमल संवेदना जो होती है वो प्रेम की होती है। तो दूसरे उपन्यास का नाम है हिमयुग में प्रेम। मतलब पहली बार हम किस तरह से एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, प्रेम की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे सब कुछ ओपन था, ओपन सेक्स था, ओपन जिंदगी थी, कोई रोक टोक नहीं था, कोई परिवार नहीं था, कोई समाज नहीं था। तो वहाँ पे हम प्रेम की ओर कैसे बढ़ते हैं, ये अगला उपन्यास जो है वो उस पर केंद्रित है और इसलिए उसका नाम है हिमयुग में प्रेम। और तीसरा उपन्यास जिसके बारे में भी आपने बात की उसका नाम है प्रार्थना का आरंभ। यानी जब मुश्किलें आती होंगी और क्योंकि हिमयुग था, लगभग 9 महीने पूरी दुनिया बर्फ से ढकी रहती थी, सूर्य जो है वो मात्र 2-3 महीने के लिए निकलता था, तो उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजरती थी। तो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को सहज बनाने के लिए किनकी प्रार्थना की होगी उन्होंने, किसको प्रार्थना के रूप में लिया होगा, पूजा नहीं, प्रार्थना किसकी की होगी कि उनकी ज़िंदगी सुलभ हो, तो ये मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करने वाला। ये हमारे उपन्यास में पढ़ने को जब मिलेगा तब पता चलेगा लोगों को। अभी तो बस इतना ही कि ये 3 उपन्यास, जिसका ये पहला 32,000 साल पहले है, दूसरा हिमयुग में प्रेम है और तीसरा प्रार्थना का आरंभ है। ओके सर, जैसे आपकी नायिका हमेशा इम्पोर्टेंट रोल में दिखाई देती है, तो सर वैसे ही जो नायक होता है इस किताब में उसका कैसा कैरेक्टर रखा है? वो भी बहुत स्ट्रांग है। जब आप होमो इरेक्टस या होमो सेपियंस इन सब के बारे में जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी शुरू में आज से 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 18 लाख, 30 लाख पहले जब आप जाएंगे, जब 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस वगैरह में बड़ा बदलाव आया था, जब जंगल में आग लगी थी और पका हुआ खाना उन लोगों ने खाया था, तो एक बड़ा चेंज आया था। तो नायक और नायिका दोनों लगभग समान थे। नायक की भी टोलियां होती थी और नायिकाओं की भी, मतलब स्त्रियों की भी अपनी टोली होती थी और पुरुषों की भी। यानी हर 8, 10, 12, 14, 15 तो बहुत कम होते थे, 12, 8 ये लगभग उनकी टीम में लोग होते थे और किसी की नायक स्त्री होती थी और किसी का नायक पुरुष होता था और दोनों स्ट्रांग होते थे। वहाँ पे कोई भी कमज़ोर नहीं होता था, स्त्रियां भी उतनी ही मजबूत होती थी जितने पुरुष होते थे। ओके सर, तो सर इस किताब से हमारे जो पाठक लोग हैं उन लोगों को क्या इंस्पिरेशन मिलेगी इसे पढ़ के, कि हमें क्या जानने को मिलेगा? इंस्पिरेशन तो सीधे हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें साइंस बहुत आया है, फिजिक्स आया है, केमिस्ट्री आया है, बायोलॉजी आया है। जैसे हम 32,000 साल पुरानी कहानी कह कैसे पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप कैसे इतनी पुरानी कहानी कह सकते हैं। 32,000 साल पहले आपको कैसे पता कि ऐसा हुआ था, ऐसे लोग आए थे, ऐसे पात्र थे। तो इसके लिए मैंने फिजिक्स का सहारा लिया, जिसमें 0 पॉइंट फील्ड होता है। अभी जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आप बोल रही हैं, तो ये ध्वनि
चूँकि ये ऊर्जा है, ये ध्वनि यहाँ कभी खत्म नहीं होगी, लाखों वर्षों तक यहीं ये ध्वनि रहेगी। इसको कहते हैं 0 पॉइंट फील्ड, जहाँ ये ध्वनि कैद होती है। क्यों कैद होती है? क्योंकि ध्वनि ऊर्जा है, तो ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, इसलिए वो वहीं संग्रहित रहेगी 0 पॉइंट फील्ड में। फिर अमेरिका में एक वैज्ञानिक हुए क्रोनोवाइजर, जिन्होंने क्रोनोवाइजर नाम से ही फार्मूला ईजाद किया कि अगर 0 पॉइंट फील्ड में ध्वनियाँ कैद हैं, संरक्षित हैं, तो क्या हम उसको दोबारा सुन सकते हैं। इस फार्मूले पर बहुत काम हुआ, उसमें सफलता भी मिली। हम लोगों के धर्म ग्रंथों में भी, हमारे भारतीय साहित्य में भी, संस्कृति में भी ये माना जाता है कि शब्द ब्रह्म होता है। तो इसलिए यहाँ पे जब हम फिजिक्स के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करते हैं तो शब्द ब्रह्म का मतलब शब्द कभी खत्म नहीं होता, ब्रह्म है। तो उसी तरह 0 पॉइंट फील्ड में शब्द संग्रहित है, जो फिजिक्स कहता है। तो इस तरह से मैंने इसको साइंटिफिकली इस पूरे उपन्यास को साबित किया है कि ये सब जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, सच है। तो ये युवाओं को बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह का मैं अमेज़न पर और दूसरे सेल इस पर देखता हूँ सेंटर्स पे कि किस तरह से युवा इसको उठा रहे हैं, तो दरअसल युवाओं को ये पसंद आता है कि अगर कोई चीज़ साइंटिफिकली उनको प्रूफ करके समझाया जाता है। वो धर्म को भी आंख बंद करके नहीं लेना चाहते, उसको भी वो प्रमाणिक तौर पे समझना चाहते हैं। तो इसमें मैंने वो भी काम किया है कि जो चीज़ें हैं उसको साइंटिफिकली समझाया जाए, ताकि मतलब वो युवाओं में ज़्यादा सबको अच्छा लगे और विश्वसनीयता बने। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि युवाओं को बहुत पसंद आई है, इसलिए ये बेस्ट सेलर बुक बन गई है, इसलिए ये लगातार बनी हुई है, इसलिए ये बेस्ट सेलर बुक लगातार बनी हुई है। और युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा ये इसमें पढ़ने को भी ना काफ़ी कुछ मिल रहा है, जिस वजह से वो लोग इसे मतलब मार्केट में जल्दी से स्टॉक इसका ख़त्म भी हो रहा है, जैसा हमें पता चला है इसके बारे में। सर, और कुछ बताइए इस किताब के बारे में, जिससे मतलब लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट हों इसे पढ़ने के लिए। नहीं, मैंने वो बताया, लेकिन युवाओं को जो मैंने कहा ना कि वो इसीलिए इसको पसंद कर रहे हैं क्योंकि साइंटिफिकली इसमें बातें समझाई गई हैं और इसीलिए बेस्ट सेलर बन रही हैं। जो आप बात कर रही हैं कि इसीलिए बेस्ट सेलर बनी हुई है, लगातार चल रही हैं, ये अमेज़न पर बेस्ट सेलर बनी हुई है। अभी बुक फेयर्स वगैरह में, जैसे पटना में आउट ऑफ स्टॉक हो गई किताब और अंतिम दिन लोग घूमते रहे कि किताब मिल जाए, लेकिन वो तब तक ख़त्म हो चुकी थी और बहुत लोग बिना किताब खरीदे चले गए। तो ये लोगों की पसंद बनने की वजह ही यही है। तो ये चूँकि मैंने साइंटिफिकली हर चीज़ को प्रेजेंट किया है, प्रमाणित किया है, तो इसलिए युवाओं को वो चीज़ें पसंद आ रही हैं और सबसे ज़्यादा ख़रीदार, सबसे बड़ा ख़रीदार युवा ही होता है। इसलिए उनको शुक्रिया भी, उनको धन्यवाद भी कि उनको ये किताब पसंद आ रही है और वो इस किताब को बेस्ट सेलर बना रहे हैं। तो सर, जैसे आपने बताया इसमें आपने साइंटिफिकली चीज़ें ज़्यादा डाली हुई हैं, तो युवाओं को तो पसंद आ रही है। मतलब हर एज ग्रुप के लोग होते हैं जो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, तो यंगस्टर को छोड़ के थोड़ा सा जो एज वाले लोग होते हैं, उन लोगों के लिए इस किताब में क्या मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं पढ़ने के लिए? उनके लिए मैंने एक चीज़ बात बताई अभी थोड़ी देर पहले, जैसे कि साइंटिफिकली हमने संस्कृति को भी, अब जैसे पीनियल ग्लैंड होता है कि यहाँ आप अपनी संस्कृति में जाएं, आप देखेंगे कि देवता लोग सब आंख बंद करके पालथी मार के ऐसे बैठे रहते हैं। वो ऐसे क्या करते रहते हैं? तो दरअसल पीनियल ग्लैंड जो होता है उसको सभी लोग जागृत कर रहे होते हैं और ये माना गया है, फिजिक्स के माध्यम से ये माना गया है कि अगर पीनियल ग्लैंड जो दोनों आँखों को नियंत्रित करता है, अगर वो जागृत हो जाता है तो आपकी तीसरी आंख खुलने जैसी हो जाती है। आप बहुत पावरफुल हो जाते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, आप भविष्य की ओर ज़्यादा पावरफुल तरीके से देख पाते हैं, आप जो निर्णय करते हैं वो बहुत स्ट्रांगली उसको पूरा कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आई हैं। तो है इसमें हर एक वर्ग के लोगों के लिए चीज़। जब वो किताब में आएंगे तब उनको पता चलेगा कि भारतीय संस्कृति को, चाहे वो बांसुरी हो, चाहे वो दिया हो, उन सब का इस्तेमाल कैसे 32,000 साल पहले होता था और किस तरह से उसी संस्कृति का विस्तार, जो ये हिमयुग के बाद जो 12,000 साल के भीतर चीज़ें शुरू हुई हैं, उसी संस्कृति का विस्तार एक तरह से ये है। इसीलिए मैंने इसको महायुग भी कहा है। तो इसलिए इसमें हर वर्ग के लोगों के लिए है। चूँकि युवा, बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए कई बार साइंस को थोड़ा समझ पाना कठिन हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स वगैरह हर एक आदमी नहीं समझ जाएगा, लेकिन युवा इसको सबसे ज़्यादा समझ रहे हैं। इसलिए युवाओं के लिए ज़्यादा आसान है, युवाओं के लिए ज़्यादा परफेक्ट है। लेकिन बड़ों के लिए भी जब वो गंभीरता से पढ़ेंगे, हो सकता है पहली बार में बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएं, तो अगर दोबारा पढ़ेंगे तो वो साइंस को भी वो पूरी तरह समझ पाएंगे और ये फिर किताब उनके लिए बहुत रोचक बन जाएगी। अब मूलतः ये हर एक के लिए है और ये हर आदमी को पढ़ना चाहिए, जिससे कि उसके भीतर
सांस्कृतिक विकास की समझ पैदा हो। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि सर ने अपनी किताब के बारे में आपको एक छोटा सा वो डिस्क्रिप्शन टाइप दे दिया है, तो आप ज़रूर इस किताब को पढ़िए। खासकर यंगस्टर, जैसे सर ने बताया, काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं इस किताब की तरफ और ये नंबर 1 बेस्ट सेलर किताब बनी है। सब पहले तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बधाइयाँ। बहुत धन्यवाद आपका। और ये और भी लोगों को काफ़ी पसंद आ सकती है। जैसे कि सर ने बताया कि हर एज ग्रुप के लोगों के लिए ये किताब काफ़ी इंस्पायरिंग है। तो आप लोग इस किताब को जल्द से जल्द खरीद के इसे पढ़िए, आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इस किताब के बारे में हमको इतनी सारी चीज़ें बताई और आपकी आने वाली किताबों के बारे में भी आपने हमें थोड़ा थोड़ा कुछ बताया, जिसका पाठक काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।